नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जिसको पर्यावरण संवर्धन कहा जाता है। संवर्धन करना, जतन करना, यानी कि आज जिसका हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारे लिए फ्यूचर में भी सबके लिए रहे, इसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर इसमें आपको कुछ डाउट भी आता है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, तो आप आराम से कमेंट करके मुझे आप इस वीडियो पे कमेंट करके आप मुझे आराम से पूछ सकते हैं। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की एक यहाँ आप एक इमेज देख रहे हैं, एक लड़की है और एनवायरमेंट में यानी कि पर्यावरण में एक बड़ी लंबी सी सांस ले रही है, एंजॉय कर रही है। यानी कि ये जो चीज़ है ये हर एक के बारे में होती है। हर एक को पर्यावरण में रहना, पर्यावरण, पेड़ पौधे, समंदर, पर्वत, नदी, नाले, ये सब सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका कंजर्वेशन करना उतना भी हमारा फर्ज बनता है। यानी कि इस एटमॉस्फेयर में एंजॉय करना हमें जैसा अच्छा लगता है उसी तरह से इसका कंजर्वेशन करना ये भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। शुरू में मैंने इसके पहले कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी हमें एक हमारे एंसेस्टर से नहीं मिली है, तो हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उनकी ओर से हमें एक कुछ ओसनवारी पे ये मिली है, कुछ इसका इस्तेमाल करके उनको हम अच्छी तरह से सौंपे। यानी कि हमारे लिए हम तो यूज़ करें ही, लेकिन उनके लिए भी इसको बचा के रखना ये हमारा कर्तव्य बनता है। यानी कि एनवायरमेंट का कंजर्वेशन करना ये एक हमारा बहुत बढ़िया हमारा एक कर्तव्य है। उसके बारे में कुछ चीज़ें और कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस अभी हम यहाँ एक एक करके पढ़ते हैं। क्या देखो, कैन यू टेल, है ना। अब हम क्या करते हैं कि पर्यावरण में इधर उधर जब जाते हैं, कब ट्रैवल करते हैं, तब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी कैरी बैग होते हैं, जो कुछ भी यूज़ करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है हम कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी फेंकते हैं। पानी की बोतल हम कहीं भी फेंक देते हैं, कपड़े कहीं भी फेंक देते हैं, कैरी बैग्स कहीं भी फेंक देते हैं। तो इसकी वजह से ये पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, पर्यावरण नष्ट होता है, पर्यावरण का जो ब्यूटीफुलनेस है ये कम होता है। और अगर इसको बनाए रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अक्सर हमें जागते रहना पड़ेगा, अवेयरनेस लोगों में निर्माण करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, बस हमारे पास हम जो कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं पर्यावरण में इधर उधर कहीं फेंकना नहीं। आप क्या करेंगे, ये देखो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ बताऊँगा। कौन सी चीज़ें होंगी, तो ये देखो, अगर जो भी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करने के बाद जो हमारे पास बचता है, जो ख़राब होता है, उसको हम कलेक्ट करके कहीं डस्टबिन में हम फेंक दें। डस्टबिन में हम अगर फेंक देते हैं तो यानी कि पर्यावरण में इधर उधर नहीं गिरेगा, हवा से इधर उधर नहीं जाएगा, कहीं नालियों में नहीं गिरेगा। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे घर का जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, उसको उठा के हम पहले रास्ते पे डाल देते हैं। कहीं भी जो श्वान होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उसको खाते हैं और खाने के बाद उसमें से जो कुछ बचता है वो नाली में गिरता है, नाली को ब्लॉक कर देता है। अगर गाय भैंस वगैरह जो जानवर रहते हैं, ये चीज़ उनको खाने में अच्छा लगता है तो वो भी खाते हैं, उनके पेट में ये जाता है और पेट में जाने के बाद उनको दर्द होता है, वो मर भी जाते हैं। यानी कि आपकी एक कैरी बैग किसी प्राणी का जीव ले सकती है, उसको जिंदा मार सकती है। अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसे फेंक दिया, लेकिन ऐसे नहीं होता, ये किसी का ना किसी के जीवन को नष्ट कर देती है। और यही एक इकोलॉजी पे ये इनडायरेक्टली परिणाम करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अक्सर जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, इन सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम हमारी हर एक एक्टिविटी, हमारी हर एक प्रोसेस पर्यावरण को इको फ्रेंडली होनी चाहिए। पर्यावरण को इको फ्रेंडली बोले तो
पर्यावरण में किसी तरह से क्षति ना हो, ऐसा हमारा बिहेवियर चाहिए। मैंने इसके पहले जो वीडियो लिया था, क्लास लिया था, उसमें मैंने आपको बताया है हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमें करना चाहिए कि हमारे जो घर का छत होता है, हमारी गैलरी होती है, हमारा परिसर होता है, हर जगह हमें क्या करना चाहिए, प्लांट वगैरह लगाना चाहिए, कुंडी लगाना चाहिए, उसमें प्लांट्स लगाना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं आपको आप कर नहीं सकते तो नारियल का पानी पीने के बाद जो बचता है, अगर उसको हम घर में लाते हैं और उसको घर में लाके अगर उसमें हम ज़्यादा नहीं, अगर खाली तुलसी भी लगाते हैं तो उसमें तुलसी आ जाती है। ज़्यादा क्या, और खाने की चीज़ लगाने को मैं समझाता हूँ, उसमें कुछ अच्छी मिट्टी डालो, कहीं भी इधर उधर से खेती से मिट्टी लेके आओ और उसी नारियल में बस मिट्टी डालो और उसी मिट्टी में आप ज़्यादा मत कुछ करो, बस कुछ हमारे घर में जो मिर्च के सीड होते हैं ना, मिर्च चिली जो घर में हमारे इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए मिर्च, उसको लगा दो उसमें। तो घर में अगर ऐसे 10-15 अगर वो छोटे से पौधे लगाओगे, पेड़ एक मिर्च के लगाएंगे, तो घर में जितना हमें जितना चाहिए मिर्च, उतना मिर्च हम वहाँ से खाली हमारी गैलरी से हम उसको तैयार कर सकते हैं। ओके, ओके बेटा। गौरव यादव, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद बेटा। गौरव यादव, धन्यवाद, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, तो बहुत सारे नहीं बेटा, धन्यवाद गौरव, धन्यवाद। ओके, तो इस सब चीज़ें हैं हमारे कॉलोनी में वगैरह, हम गैलरी में वगैरह हम लगा सकते हैं। नहीं, उसको ब्लॉक नहीं करूँगा मैं, उसके माँ बाप की जो संस्कार है वो संस्कार यहाँ दिखा रहा हूँ। ओके, उसके संस्कार दिखा रहा है बच्चा, माँ बाप जो संस्कार करते हैं वो संस्कार यहाँ दिखाते हैं। तो सबको देखने दो ना, उसके माँ बाप क्या पढ़ाते हैं, उस सबको देखने दो कि उसके माँ बाप उसकी संस्कृति क्या होगी, है ना। चलो आगे का देखते हैं, एक एक करके एक क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। तो आगे क्या है, देख, फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, विच फैक्टर अफेक्ट द एनवायरमेंट एंड हाउ। विच फैक्टर अफेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एंड हाउ, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद what will happen if the number of consumers in environment goes on increasing gradually, okay, what will happen if the number of consumers in environment goes on increasing gradually। अगर environment ऐसे चीजें अगर बढ़ती है तो consumer environment goes on increasing gradually। और उसके बाद okay, what will be the effect of industry established on river bank on the river ecosystem। देखो क्या बताया, what will be the effect of industry established on river bank on the river ecosystem। रिवर पे अगर कई इंडस्ट्री वगैरह हम लगा देते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, ऐसा कहा गया है। एक एक करके क्वेश्चंस अभी हम यहाँ देखते हैं। कैन यू टेल, देखो एक क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्ट द एनवायरमेंट। तो देखो अभी हम देखते हैं, पहला सेंटेंस है, द एनवायरमेंट इज अफेक्टेड बाय द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। कौन से बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, organisms like human activity। some factors that are affect environment are following। देखो, the environment is affected by biotic and abiotic factors। biotic and abiotic factors ये क्या होता है, affected होता है, such as temperature, abiotic factor ये में such as temperature, pressure, humidity and organisms like human activity। ये सब चीजें यहां होती है। देखो एक बार और बता रहा हूं, टेम्परेचर भी परिणाम करता है, उसके साथ साथ प्रेशर भी परिणाम करता है, ह्यूमिडिटी भी परिणाम करती है, और ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन एक्टिविटी, हमारी जो कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जो कि मैंने अभी
एक एक नॉर्मल कंडिशन मध्ये, यानी की नॉर्मल कंडिशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. मराठी माध्यमाच्या मुलांसाठी मी इथं लागलीचं पुस्तकामधून तुम्हाला मी सांगत आहे. एक 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 करून आपण पॉईंट 30 सुद्धा पाहूया. काय सांगितलंय? पर्यावरणावर कोणकोणते घटक परिणाम करतात आणि कसे. पर्यावरणामध्ये भक्षकांची संख्या सतत वाढत गेली तर काय होईल. ओके, ये ओके. और थर्ड क्वेश्चन है, नदीच्या किनारी भागात मोठमोठे कारखाने उभारले गेले तर नदीच्या परिसंस्थेवर त्याचा काय परिणाम होईल. ओके, ये सब है. तो पहला क्वेश्चन, पहला बीट हम देख रहे हैं यहाँ. एक मिनट. ओके, असू द्या, चला सोडू द्या त्याला. आता त्याचा विचार करू नका. ओके, तर हे मराठी माध्यमामधून हे प्रश्न कसे आहेत. विच फॅक्टर अफेक्ट द एन्व्हायरमेंट हे सांगितलं. द एन्व्हायरमेंट इज अफेक्टेड बाय बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर्स. बायोटिक जैविक आणि अजैविक. सच ॲज टेम्परेचर सुद्धा त्यावर परिणाम करतो. प्रेशर, ह्युमिडिटी, ओके, अँड ह्युमिडिटी आर्द्रता सुद्धा परिणाम करतो. द ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन एक्टिविटी, हमारी भी बहुत सारी है कि जो एनवायरमेंट पर परिणाम करती है. सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एनवायरमेंट आर द फॉलोइंग. कौन से देखो. ग्रीन हाउस इफेक्ट. एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस कॉजेस CO2 ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन दैट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, मैं आपको इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ. फिर भी यहाँ मैं अभी आपको बता देता हूँ. ग्रीन हाउस मालूम है आपको, पॉली हाउस है ना. ये ऐसा एक घर होता है और घर में पूरा पॉलीथीन से उसको पैक किया जाता है और अंदर का टेम्परेचर एक डिजायर्ड टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और उसमें प्लांट का उत्पन्न लिया जाता है ना, ग्रीन हाउस में. उसी तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बोले तो हमारी ये जो अर्थ है, ये अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग में जो कुछ भी अर्थ के ऊपर से, जो कुछ भी हमारी एक्टिविटी में से जो कुछ भी गैसेस निकलते, ये गैसेस क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं. और ऐसे करके ये जब ये सूरज से, ये समझो इधर सूरज है, सन है, सन से जो कुछ भी सनरेज आती है, ये सनरेज ओजोन लेयर को पार करके अंदर चले आते हैं और ये अर्थ पे गिरते हैं. अर्थ पे गिरने के बाद यहाँ से ये रेडिएशंस ऊपर और आकाश की ओर निकलते हैं. लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर जो होता है अर्थ के सराउंडिंग में, अराउंड अर्थ अराउंड देयर इज अ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो लेयर क्या करता है, बाहर से जाने वाले टेम्परेचर को वो एब्सॉर्ब करता है. ओके, ग्रीन हाउस गैसेस लाइक द CO2 ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन दैट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ. अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ाते हैं और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं हम उसको, ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा अर्थ के ऊपर जहाँ जहाँ बर्फ है वो बर्फ भी पिघल जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हमारे बारिश की सिस्टम बदलती है, प्लांट की सिस्टम बदलती है, सब हर एक चीज़ पर इसका परिणाम होता है. इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. जैसे कि ग्रीन हाउस होता ना, आपने कभी इधर उधर रास्ते से जाते वक्त गाड़ी में ट्रैवलिंग करते हुए देखा होगा कि खेती में बहुत सा एक पॉलीथीन का घर बनाया जाता है और उसमें फ्लावर्स लिए जाते हैं, बहुत सारी सब्जी ली जाती है वहाँ. कैसे कि अंदर का टेम्परेचर सब्जी को जितना चाहिए उतना मेंटेन किया जाता है और उसकी मदद से वो वर्किंग, एक अच्छा सा क्रॉप हम अंदर ले सकते हैं. और अंदर का टेम्परेचर एक बढ़ता है, कम किया जाता है, बढ़ाया जाता है. आपको जितना चाहिए उसको उतना मेंटेन किया जाता है. उसी तरह से ये अर्थ के सराउंडिंग, अर्थ के अराउंड, उसी तरह से CO2 का बहुत सारा CO2 का प्रमाण बढ़ रहा है, प्रतिशत बढ़ रहा है और परसेंटेज बढ़ने की वजह से सूरज से जो कुछ भी हीट आती है वो हीट कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर रहा है
और अर्थ के अराउंड ये कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से धीरे धीरे अर्थ के अराउंड का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग को कौन परिणाम कर रहा है, सपोर्ट कौन कर रहा है, ग्रीन हाउसेस, और ग्रीन हाउसेस गैसेस भी हम कहते हैं। ठीक है, ये रहा ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ये भी एनवायरमेंट पर परिणाम करता है। ट्रीज, तो देखो ट्रीज क्या है, दे एब्सॉर्ब द लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं एंड रिलीज द ऑक्सीजन एंड कीप द बैलेंस इन द एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट का बैलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी प्लांट्स होते हैं, जो कुछ भी होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, सराउंडिंग में रहने वाला जो कुछ भी CO2 होता है, CO2 को एब्सॉर्ब करते हैं। लेकिन समझो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, धीरे 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 हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगलों में भी शहरें सिटीज बिठा रहे हैं हम, और इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करने वाले जो ट्रीज है इनकी संख्या कम हो रही है, और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन कम हो रहा है और वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ रहा है। और ज़्यादा रहने की वजह से आने वाला जो कि सनलाइट रहती है, हीट रहती है, वो एब्सॉर्प्शन हो रहा, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ट्रीज का भी। यानी कि इनडायरेक्टली भी देखो विच फैक्टर्स इफेक्ट द एनवायरमेंट एंड हाउ, ये तो बताया। और इसके बाद देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन संख्या, ह्यूमन की संख्या, जानवरों की संख्या, हर किसी की संख्या, है ना। और ये इकोसिस्टम में एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। ओवर पॉपुलेशन अफेक्ट द एनवायरमेंट, ओवर पॉपुलेशन होता है तो एनवायरमेंट में इसका परिणाम होता ही है और एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इट इंक्रीजेस पोल्यूशन, वो पोल्यूशन बढ़ाता है, एंड डिमिनिश नेचुरल रिसोर्सेस, डिमिनिश नेचुरल रिसोर्सेस, जितने भी सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको क्या किया जाता है, डिमिनिश करते हैं, वो डिमिनिश करते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है, आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन एनवायरमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रॅज्युअली। इसका मतलब है पर्यावरणामध्ये भक्षकांची संख्या सतत वाढत गेली तर काय होईल। भक्षकाचे म्हणजे खाणाऱ्यांची संख्या, निर्माण करणारा कमी झाला पण खाणाऱ्यांची संख्या जर कमी झाली तर पर्यावरणावर त्याचा काय परिणाम होईल असं म्हटलेलं आहे। ओके, असं म्हटलेलं आहे। तर यामध्ये आता आज नाही आहे बेटा, अन अकॅडमीवर आज क्लास नाही आहे, उद्या सकाळी आहे, उद्या सकाळी 10 वाजता। ओके, व्हाट विल हॅपन इफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन एनवायरमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रॅज्युअली, देन there would be shortage of all essential environment of life, essential environment of life. When the number of consumer in environment goes on increasing gradually, देखो there would be shortage of all essential requirement life। अगर संख्या बढ़ती है तो आपको मालूम है जो जो कुछ चीज़ें हमें लगती है उनके ऊपर लोड बढ़ता है और वो चीज़ें हम खाते हैं, इसलिए उनकी संख्या डिक्रीज होगी। लाइफ के लिए जो कुछ भी इसेंशियल है, संख्या बढ़ने की वजह से इसेंशियल चीज़ों की संख्या कम होगी। व्हेन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द एनवायरमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। इफ द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द कंज्यूमर इंक्रीजेस इन साइज इन देन द मे नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। देखो इफ द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स इंक्रीजेस, प्रोड्यूसर की भी संख्या बढ़ रही है और कंज्यूमर की भी संख्या बढ़ रही है, यानी कि उत्पादन बढ़ रहा है और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो कुछ परिणाम होगा नहीं होगा। लेकिन इन दिस साइज देन इट मे नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। ठीक है, एंड देन ऑन द अदर हैंड व्हेन द कंज्यूमर्स अलोन इंक्रीजेस इन साइज, देखो ऑन द अदर हैंड when the consumers are alone increase in size, साइज में इनकी इंक्रीज होता है कंज्यूमर्स, तो क्या होगा, the food produced by the producers may appear insufficient, जो कुछ भी फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो insufficient होगा, and it may leads to serious condition such as
famine and increased death ratio due to the non availability of food, shelter and water. और इसकी वजह से लोगों का भूखमारी बन जाएगी, ओके, एंड भूखमारी की वजह से लोग मर भी जा सकते हैं, है ना। यानी कि कंज्यूमर बढ़ रहे हैं और प्रोड्यूसर कम हो रहे हैं। अगर उनकी उतनी प्रोड्यूसर की संख्या उतनी ही है और कंज्यूमर की संख्या बढ़ रही, तो इसका इनडायरेक्ट परिणाम इस तरह से होता है। ये तो आपके समझ में आ गया। फूड, शेल्टर, वाटर, ये सब चीज़ों के ऊपर लोड आता है और ये सब चीज़ें ना मिलने की वजह से लोगों का डेथ भी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड ऑन रिवर बैंक ऑन द रिवर इकोसिस्टम। जो कुछ भी इंडस्ट्रीज वगैरह है, अगर हमने नदी के किनारे उनको बनाया तो उसका परिणाम क्या होगा, हमारे लाइफ पे क्या हो सकता है, इकोसिस्टम पे क्या हो सकता है। रिवर के इकोसिस्टम में आपको मालूम है, रिवर में स्पायरोगारा होता है जिसको हम शैवाल कहते हैं, ये भी होता है। बहुत सारे फिशेस होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े होते हैं, उनके ऊपर फिशेस जीते हैं, है ना। शैवाल होने की वजह से ऑक्सीजन भी जनरेट होता है। बहुत सारे ऐसी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं। वो इकोसिस्टम, नदी के किनारे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ग्रासेस होते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे फ्लावर के भी प्लांट्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर नदी के किनारे अगर हम इंडस्ट्रीज़ खड़ी करते हैं तो इसके ऊपर ये जो स्मार्टनेस, रिवर जो बहुत सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव जो रिवर होती है, उसके ऊपर ये परिणाम होता है। पोल्यूशन बढ़ेगा, हवा में धुआं जाएगा, डिफरेंट टाइप के गैसेस छोड़े जाएंगे, इंडस्ट्री का जो गंदा पानी होता है वो नदी में छोड़ा जाएगा, और नदी में जो कुछ भी इकोसिस्टम्स होते हैं, परिसंस्था होती है, वहाँ पे जीने वाले जो कुछ भी जीव होते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा और धीरे धीरे ये नष्ट हो जाएंगे और फाइनली पूरी नदी पोल्यूटेड होंगी और बाद में पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे ऊपर भी एक इनडायरेक्टली परिणाम होगा और शुरू में नहीं दिखता हो लेकिन धीरे धीरे वो समझ में आ जाता है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इफ द इंडस्ट्रीज will established on the river bank, it will pollute all the river by its toxic chemicals. टॉक्सिक केमिकल्स डिफरेंट टाइप की, कौन सी, वो लोहे की कंपनी हो, अगर लोहे की रख देते तो गर्म पानी नदी में छोड़ा जाएगा। कौन सी भी हो, अगर ये ऊस की फैक्ट्री हो, ऊस जो गन्ना होता है, शुगर फैक्ट्री हो, वो भी अगर हम नदी के किनारे लगा देते हैं तो उसका जो मोलासिस होता है, उसका जो पानी होता है वो भी वहाँ जाएगा, उसका भी बहुत बदबू आता है, मोलासिस का वगैरह गंदा पानी छोड़ा जाता है, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड शुगर के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये सब चीज़ें होती हैं और इनकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट पे परिणाम होता है पूरा। अगर आपके घर के आजू बाजू में कहीं ईंट की फैक्ट्री है, ईंट भट्टी है, ईंट बनाने की अगर भट्टी है तो वहाँ देखें, वहाँ से जो कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो आजू बाजू उसके, वो फैक्ट्री के आजू बाजू जो कुछ भी प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट होता है। प्लांट जल जाते हो, मर जाते हो प्लांट्स, और इसकी वजह से ये पूरा परिणाम होता है। इफ इंडस्ट्रीज विल इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिवर बैंक, इट विल पोल्यूट ऑल रिवर बाय इट्स टॉक्सिक chemicals. Okay, and then from that chemical the marine lives in river will unable to survive there. देखो, from that chemical the marine lives बोले तो पानी में जीने वाले बहुत सारे जीव होते हैं, in river will unable to survive there, वो वहाँ जीते हैं। और उसके बाद the alluvial प्लेन बिसाइड द रिवर विल लूजिंग दियर फर्टिलिटी, और बहुत सारे ऐसे कुछ प्लांट होंगे, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, बहुत सारे पानी में जीने वाले छोटे मोटे कीड़े वगैरह होते हैं, उनकी जो कोई फर्टिलिटी होती है वो भी फर्टिलिटी उनकी कम होती है। हर एक जीव पर इसका परिणाम होता है। तर अशा स्वरूपामध्ये हे काही क्वेश्चन्स आहेत, हे क्वेश्चन्स तुम्हाला डायरेक्टली इनडायरेक्टली
परीक्षेमध्ये तर विचारले जाऊ शकतात, यांच्यावर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन विचारे जाऊ शकतात, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाएंगे। ओके, और उसके बाद आगे का जो बीट है अभी हम यहाँ देख रहे हैं, when some natural factors of environment and some artificial polluted factors harm the environment, it creates imbalance between the various factors of the environment and ultimately affect the existence of biotic factors। अगर ऐसे भी कुछ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, पर्यावरण संवर्धन हम देख रहे हैं, अगर ये चीज़ इनडायरेक्टली अगर पर्यावरण में बढ़ती है तो हमारे शरीर में एक इनडायरेक्टली परिणाम होता है। आणि म्हणून अशा स्वरूपामध्ये हा बेटा मराठी आणि इंग्लिश दोन्हीही कंबाईन घेत असतो बेटा। मी मराठी क्लास केव्हा असतो बेटा, मराठी आणि हिंदी दोन्हीही कंबाईन घेत असतो मी, मराठी हिंदी इंग्लिश सेपरेट मराठीचा क्लास घेत नाही। ओके, आता आपण पुढचा पॉईंट पाहूया यामधलाच। देन बघा, सम नॅचरल फॅक्टर्स ऑफ एन्व्हायरमेंट, नॅचरल फॅक्टर्स ऑफ एन्व्हायरमेंट एंड सम आर्टिफिशियल पोल्यूटेड फैक्टर्स हार्म द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्षति पहुंचाते हैं। इट क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स, ओके, एंड देन एनवायरमेंट एंड द अल्टीमेटली द अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर। और अल्टीमेटली फाइनली क्या होता है कि जितने भी सारे अर्थ के ऊपर ये जो फैक्टर्स है ये इनडायरेक्टली इसके ऊपर परिणाम होता है, इनडायरेक्टली ये परिणाम हम पे होता है और बहुत सारी चीजों के ऊपर भी ये होता है। डोळे सर 10वी विषय विज्ञान घेता का? ओके बेटा, हा कोणता विषय आहे मला एकदा कमेंट करून सांग। हा जो मी विषय शिकवतोय हा कोणता विषय आहे ते एकदा कमेंट करून सांग, मग 10वी विज्ञान घेतो का नाही ते मी पुन्हा सांगतो तुला। ओके, तर चला, तर ऑब्जर्व एंड फील दी इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्व एंड फील दी इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्व करो और इसकी इंफॉर्मेशन फील करो, ऐसा आपको यहाँ कहा गया है। मराठीत काय म्हटलंय, तुमच्या सभोवताच्या पर्यावरणाचे निरीक्षण करा आणि खाली दिलेला ओघ तक्ता पूर्ण करा। ऑब्जर्व एंड फील म्हणजे निरीक्षण करा व माहिती भरा। ऑब्जर्व द एनवायरमेंट अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। नीचे का फ्लो चार्ट आप क्या करें, कंप्लीट करें। ओके, एन्व्हायरमेंट काय म्हणतो, इकोसिस्टम आणि एन्व्हायरमेंट मधला फरक कळत नाही, याच्या अगोदरचे 3 व्हिडिओ पहा बेटा, या अगोदरचे 3 व्हिडिओ पहा आणि त्याची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, या अगोदरचे 3 व्हिडिओ पहा, तुला परफेक्ट लक्षात येईल। ओके, देखो द फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट, द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पे कौन से परिणाम करते हैं, नेचुरल फैक्टर एंड मैनमेड फैक्टर्स। देखो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक होता है तो क्या क्या होता है, देखो कितना परिणाम होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट। अगर अर्थक्वेक होता है तो क्या क्या होगा आप बता सकते हैं क्या? अर्थक्वेक होता है तो जमीन के लेयर बदल जाते हैं, जमीन में के पूरे लेयर्स बदल जाते हैं। ओके ओके, जमीन में के लेयर्स बदल जाते हैं और लेयर बदलने की वजह से पानी का जो यानी कि पानी की जो डेप्थ होती है वो डेप्थ चेंज होती है। पानी जमीन में जो पानी होता है ना, कभी कभी अगर एक समझो 100-150 फीट के ऊपर अगर पानी है तो अर्थक्वेक की वजह से वो नीचे भी चला जाता है। और बहुत बार ऐसे होता है कि अर्थक्वेक की वजह से पानी ऊपर भी चला आता है, यानी कि पानी का जो फ्लो होता है जमीन के अंदर का, उसके जो झरने वगैरह होते हैं अंदर से ब्लॉक होते हैं और पानी ऊपर आता है। अगर दूसरी तरफ का पानी की हाइट अगर ऊपर है तो ये दूसरी तरफ भी ऐसे ऊपर आता है, ये भी सब चीज़ें होती है। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो दूसरी अर्थक्वेक के बारे में, बिल्डिंग्स गिरते हैं है ना, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिरते हैं, नदियाँ में भी बहुत सारे क्रैक वगैरह होने की वजह से वहाँ भी होता है, पोल्यूशन होता है, पेड़ पौधे, बिल्डिंग गिरती है, ज़मीन में चेंजेस होते हैं, लैंडस्लाइडिंग होता है ना, बहुत सारे एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतना परिणाम होता है हमारे पे कि बस एनवायरमेंट में बहुत परिणाम होता है इसका। लैंडस्लाइड होने की वजह से बड़े बड़े पेड़, अगर लैंडस्लाइड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से बर्फ के बहुत बड़े बड़े पर्वत भी ढह जाते हैं।
और इतना चेंज होता है एटमॉस्फेयर की, बस अगर नेपाल का मैंने अर्थक्वेक कसा हो तो, मुझे भूकंप कसा हो तो, भूकंप कसा हो तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, ऑलरेडी बनाया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने बहुत सारे अर्थक्वेक कसा हो तो, गारा कशा पडतात, यानी आकाशे गारा कैसी पड़ सकती है, ओले, है ना, इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे बताई है। ओके, तो इस तरह से ये हुआ, नेचुरल फैक्टर में अर्थक्वेक बता दिया। और मैनमेड फैक्टर्स में डिफॉरेस्टेशन, अगर हम डिफॉरेस्टेशन, ओके, तो मैनमेड फैक्टर्स, आता डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जंगल तोड आपण म्हणतो, फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन, जंगल तोड म्हणजे झाडं तोडली जातात, है ना, ये पेड़ पौधे हम जंगल के तोड़ते हैं, वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, फैक्ट्री खड़ी करते हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है कि जो नदी का वगैरह जो एरिया होता है तो वहाँ डैम वगैरह बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं, है ना, तो उसकी जगह, ये देखो, कभी भी डैम और तालाब अच्छी ही जमीन पे होता है, खराब जमीन पे वो कभी नहीं होता, क्योंकि अक्सर तालाब ये नदी के जगह पे होता है और नदी के रीजन में अक्सर जमीन अच्छी होती है, अच्छी जमीन होती है। आप कहीं की भी देखो, नदी का जो एरिया होता है वहाँ जमीन अच्छी होती है, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, उपजाऊ जमीन होती है। और उपजाऊ जमीन होती है तो बोले तो वो अभी से नहीं होती है, बहुत सालों, लाखों करोड़ों सालों से होती है, इसलिए वहाँ पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब वहाँ तालाब वगैरह बनाया जाता है तो इकोसिस्टम के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर उसका भी इनडायरेक्टली परिणाम पड़ता ही है, डायरेक्टली, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्टली परिणाम पड़ता है, क्योंकि तालाब बनाते हैं तो वहाँ का जो पानी वगैरह होता है, पानी वगैरह होने की वजह से, पानी भरने की वजह से पेड़ पौधे खराब होते हैं, ज़मीन खराब होती है, वहाँ की मिट्टी वगैरह खराब होती है, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बहुत सारी चीज़ें, वहाँ का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह होते हैं कि वहाँ बिल होता है, बिल में सांप रहते हैं, और सांप भी मर जाते हैं, चूहे भी मर जाते हैं, फ्रॉग भी मर जाते हैं, बहुत सारे पक्षी होते हैं, उनके नेस्ट भी होते हैं, वहाँ घर भी होते हैं, उनको भी तोड़ा जाता है ना, इतना सारा है। बहुत सारे लोग रहते हैं कि बड़े बड़े अगर डैम बनाते हैं तो उस वक्त वहाँ बड़े बड़े विलेजेस भी होते हैं, वो विलेजेस भी वहाँ से हटाया जाता है। ये बहुत बड़ा परिणाम हमारे लाइफ पे होता है, इसलिए ये जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो परिणाम होता है, ये एनवायरनमेंट के ऊपर कंजर्वेशन, ये बहुत अच्छी तरह से मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखो, महात्मा गांधी जी ने कुछ तो बताया, द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड। अर्थ के ऊपर जितने भी सारे जन्म लेंगे, हर एक की नीड कंप्लीट करने के लिए अर्थ एक तैयार है, अर्थ में एबिलिटी है, वो कंप्लीट कर सकते हैं। प्रत्येकाची गरज पूर्ण करण्यास पृथ्वी समर्थ है ना, पण कोणाचीही हाव पूर्ण करण्यास नाही। हाव, प्रत्येकाला हाव असते, है ना, हाव बोले तो अगर जरूरत है, जरूरत से भी ज़्यादा हम अगर कलेक्ट करते हैं तो उसको हम हाव कहते हैं, है ना। ये हाव बोले तो नीड बट नॉट दी ग्रीड। ग्रीड कंप्लीट करने के लिए अर्थ सफिशिएंट नहीं है, लेकिन नीड कंप्लीट करने के लिए है, यानी कि हमें जितनी ज़रूरत है। कैसे है देखो, बहुत बार ऐसे भी इनडायरेक्ट हम एटमॉस्फेयर पे परिणाम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं विलेजेस एरिया में भी, बहुत सारे, कि बस ऐसे ही घूमने के लिए, जस्ट मैं जाके आता हूँ, थोड़ा सा घूम के आता हूँ, बस मोटरसाइकिल लेते, 4 व्हीलर लेते और घूम कर आते हैं। आप मोटरसाइकिल लेके गए, थोड़ा सा घूम के आ गए, फ्रेश होके आ गए, लेकिन आपने ये कभी सोचा है क्या कि गाड़ी जब जाती है वो पानी की ऊपर नहीं चलती, पानी पर नहीं चलती, वो उसको पेट्रोल ही लगता है, डीजल ही लगता है, उसको सीएनजी ही लगता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उससे जो कुछ भी पोल्यूशन निकलता है, पेट्रोल डीजल तो आपने इस्तेमाल किया ही, एक तो यही नुकसान ही है, लेकिन साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में आप धुआं वगैरह छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो एटमॉस्फेयर पे ये परिणाम करता है। बहुत सारे ऐसे भी बहुत कुछ हौसी लोग मैंने देखे हैं, बस वो खेड़े गांव में संडास के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। बाहर जो जाते हैं ना डिब्बा लेके, बस एक बोतल लेते हैं, पानी का बोतल गाड़ी में ठोस देते हैं ऊपर इंजन के पास गैप में, और मोटरसाइकिल चालू करके बस 4-5 किलोमीटर ऐसे पर्वतों में जाते, निसर्ग में जाते, एनवायरनमेंट में जाते,
और वहाँ ही वो डिब्बा करते हैं, मॉर्निंग पीरियड वहाँ ही करते हैं और वहाँ ही वो बोतल फेंक देते हैं और अपने घर आते हैं। देखो कितना लॉस हो गया। या 4-5 किलोमीटर बाहर गए, उसके लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया, है ना, उसके लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया और पेट्रोल का इस्तेमाल करने के बाद वो जो बोतल होती है पानी की वहीं पे छोड़ देते हैं, ओके, वहीं पे डाल देते हैं और घर पे आते हैं। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बहुत सारी कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट की अपोज करते हैं। ओके, तो ये रही कुछ चीज़ें। आगे का भी बीत बताऊं मैं आपको। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये जो आगे कंजर्वेशन में ही आता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में ही आता है, लेकिन इसको हम कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे। एट प्रेजेंट मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव बीन arise due to the effect of various natural and artificial factors on the earth. Natural and artificial factors, निसर्ग नेचुरल और आर्टिफिशियल हम में से, हमारी ओर से। ओके, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज वन ऑफ दोज मेन फैक्टर्स। देखो नेचुरल फैक्टर कौन सा होता है? अर्थक्वेक और ज्वालामुखी का जो इरप्शन होता है, वल्केनो का जो इरप्शन होता है वहाँ ये नेचुरल, और ये नेचुरल जो फैक्टर है ये फैक्टर भी पोल्यूशन करता है। वहाँ जमीन में से ही बहुत सारे गैसेस वगैरह निकलते हैं, वो एनवायरमेंट में फैल जाते हैं और उसका हम पे इनडायरेक्टली परिणाम होता है, डायरेक्ट परिणाम होता है, इनडायरेक्ट परिणाम। एट प्रेजेंट देखो, एट प्रेजेंट मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वेरियस नेचुरल अर्थक्वेक है, ज्वालामुखी है, बारिश है, बाढ़ है, ये सब चीज़ें इसमें आते हैं। बाढ़ भी आने के बाद जीव जंतु मरते हैं, बहुत सारे जानवर बह जाते हैं और बह जाने की वजह से भी उनके वो मरते हैं और मरने के बाद वहाँ भी पोल्यूशन बढ़ जाता है। ओके, और उसके बाद आर्टिफिशियल फैक्टर ऑन दी अर्थ के ऊपर आर्टिफिशियल फैक्टर भी हम में से जंगल वगैरह इमारतें वगैरह बनाते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज वन ऑफ दोज मेन फैक्टर्स, और इनमें से कौन सा ना कौन सा एक फैक्टर इसमें होता है। ओके, और उसके बाद जनरली कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पोल्यूशन। जब आप बच्चे लाइव सेशन के लिए आते हैं, यस अर्थक्वेक होता है, उसके साथ साथ स्नेहल कांबले बता रही है तुत्सुनामी, ओके, तुत्सुनामी होती है। और देखो जनरली कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पोल्यूशन, इसमें से जो कुछ भी मटेरियल होता है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ड्यू टू द नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी गरजेपेक्षा जास्त, अनावश्यक, एक लक्षात घ्या। पोल्यूशनची व्याख्या क्या आहे? पोल्यूशन की व्याख्या काय आहे मराठीतून सांगतो। गरजेपेक्षा आणि आवश्यकतेपेक्षा जास्त जर एखादा घटक निसर्गामध्ये जर पसरत असेल तर त्याला आपण पोल्यूशन असे म्हणतो, प्रदूषण असं म्हटलं जातं। गरज से ज़्यादा अगर कोई फैक्टर एनवायरनमेंट में फैल जाता है तो उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। हमारा साउंड भी अगर गरज से ज़्यादा है दैट इज ऑल्सो पोल्यूशन। कोई गैसेस आता है तो दैट इज ऑल्सो पोल्यूशन। एंड देन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल विच विल बी हार्मफुल टू द ह्यूमन एंड अदर लिविंग बींग्स इन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये सब चीज़ें आपके इर्द गिर्द ये आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये कुछ पोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें डिटेल हम कल की क्लास में लर्न करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो आप आराम से मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसलिए आप इस पे जल्दी से कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं और अपने दोस्तों की भी इसकी लिंक आप शेयर कर सकते हैं। ओके, अगर इसमें कुछ डाउट है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो आप आराम से कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए ऑलवेज रेडी हूं। ओके, तो चलो दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत। लेकिन कमेंट नहीं किया है, सब्सक्राइब, ये देखो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो, है ना, जल्दी से लाइक करो और अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।